कलिंग साम्राज्य, जी हाँ, यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में वर्णित है। इसका अपना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। आज हम कलिंग साम्राज्य के व्यापारिक महत्व पर चर्चा करने वाले हैं, जिसने आसियान देशों के लिए व्यापार के लिए प्रवेश द्वार खोल दिया था, जो कि ओडिशा से भी संबंधित है। दृष्टि आईएएस के इंडेक्स प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज का हमारा विषय है, क्या है ओडिशा का बाली यात्रा उत्सव। दरअसल अभी हाल ही में जो ओडिशा है उसमें पिछले एक सप्ताह से बाली यात्रा उत्सव मनाया जा रहा है। यह उत्सव एक सप्ताह या पूरे 7 से लगभग 8 दिन का उत्सव होता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में कोरोना महामारी की वजह से इसका आयोजन ना हो पाने के कारण इसे एक और लगभग 2 दिन के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। वहां के लोगों ने इस बात की मांग की थी कि इस उत्सव को फिर से 1-2 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए। लगभग 9 दिनों का यह उत्सव है इस वर्ष। तो आज के सेशन में हम इस उत्सव और बाली यात्रा का आखिर इतना महत्व क्यों है इसके बारे में जानेंगे कि आखिर यह उत्सव है क्या, इसकी शुरुआत कब की गई थी और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, इस उत्सव को मनाने का मुख्य कारण क्या है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में हमारी चर्चा के बिंदु होंगे, सबसे पहले यह खबर कहां से ली गई है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर यह चर्चा में क्यों आ गई है या खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है। फिर समझेंगे कि यह बाली यात्रा उत्सव है क्या, क्यों इसका नाम बाली यात्रा रखा गया, या इस उत्सव की आखिर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। फिर समझेंगे कि आखिर कलिंग का जो व्यापार है यह क्यों महत्वपूर्ण है, बाली यात्रा का इससे क्या संबंध है। इसके बाद समझेंगे उत्सव में क्या क्या शामिल किया जाता है और इस वर्ष का यह उत्सव इतना महत्वपूर्ण या इतना खास क्यों है। फिर आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जो कि प्रीलिम्स के लेवल का होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम खबर को, यह खबर हमने कहां से ली है। तो विभिन्न न्यूज़पेपर्स में यह खबर प्रकाशित की गई है, क्योंकि यह कटक में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण उत्सव है। उड़ीसा के कटक में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण उत्सव है। इस वजह से ये काफी सुर्खियों में भी रहा है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी निर्धारित करता है, भारत के व्यापारिक संबंधों को भी निर्धारित करता है, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण उत्सव है। खबर प्रकाशित की गई थी द इंडियन एक्सप्रेस से, हमने ली है। खबर थी, बाली यात्रा सेलिब्रेटिंग ओडिशाज एंशिएंट लिंक्स विद इंडोनेशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। दरअसल यह बाली यात्रा अपने आप में खास क्यों है, क्योंकि यह इंडोनेशिया और विभिन्न दक्षिण पूर्वी जो देश हैं इनके बारे में, इनके साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को इंगित करता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर यह चर्चा में क्यों आ गया है, यह खबर चर्चा में क्यों थी। तो हमने अभी इस बारे में डिस्कस भी किया कि ओडिशा में बाली यात्रा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और लोगों की मांग की वजह से इसे 1-2 दिन के लिए, लगभग 1-2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इस वजह से यह खबर, यह उत्सव चर्चा में आ गया है। इसके साथ ही अभी G20 की बैठक हुई है, वह कहाँ हुई है यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ओडिशा में मनाया जाने वाला बाली उत्सव है इसके बारे में चर्चा की। वहां पर या इंडोनेशिया के लोगों को उन्होंने संबोधित किया। संबोधन के साथ ही उन्होंने वहां के लोगों को भारत और इंडोनेशिया या भारत और दक्षिण पूर्व देशों के जो व्यापारिक संबंध रहे हैं, जो काफी प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने इंगित किया। वहां के लोगों को इसके महत्व के बारे में बताया कि जो दक्षिण पूर्व देश हैं और जो इंडोनेशिया है और भारत का जो कलिंग है, जो कि अभी वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, यह क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। इसके अपने 2000 साल पुराने समुद्री और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। तो इन दोनों संबंधों को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वहां पर प्रवासी भारतीय हैं उनको संबोधित किया है। इस वजह से यह खबर चर्चा में आ गई है। तो आइए अब हम देखते हैं कि यह बाली यात्रा क्या है या बाली यात्रा का इतना महत्व क्यों है। यदि हम इसके शाब्दिक अर्थों की बात करें तो इसका अर्थ होता है बाली की यात्रा, यानी कटक या ओडिशा से जब लोग बाली की यात्रा करते थे तो उस दिन को इंगित करने के लिए, उस दिन को संदर्भित करने के लिए और उस दिन के खास महत्व के लिए ही इस उत्सव को मनाया जाता है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या वह दिन इतना महत्वपूर्ण था या इतना खास था कि उसे आज बाली यात्रा के उत्सव के रूप में देखा जा रहा है। तो बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय जब कलिंग साम्राज्य था तो उस समय ये काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। वहां पर बहुत सारे बंदरगाह थे जो विभिन्न देशों के साथ जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। नावों के जरिए वहां पर समुद्री व्यापार होता था, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। यदि बात करें कि यह उत्सव क्या है, तो यह एक ओपन एयर मेला है।
यानी यहाँ पर बहुत सारे स्थानों पर लगभग इस वर्ष के लिए ऐसा डिसाइड किया गया है कि लगभग 80 से 85 एकड़ भूमि पर इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है ओडिशा में। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि यह एक ओपन एयर मेला है, पूरा फंक्शन है जिसमें ओडिशा के बहुत सारे जिलों के लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और आपस में संगीत नृत्य आदि का वहां पर आनंद लेते हैं। चूंकि मेले का आयोजन किया जाता है इसलिए बहुत सारे लोग वहां पर शामिल होते हैं और यह न केवल इसमें ओडिशा, विभिन्न राज्यों के लोग भी इस उत्सव में यहाँ पर शामिल होते हैं। इसके साथ यदि बात करें कि इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो इसका आयोजन ओडिशा के कटक में महानदी के तट पर किया जाता है और इस उत्सव का आयोजन हर वर्ष यानी वार्षिक तौर पर किया जाता है। इस उत्सव की खासियत क्या है, तो दरअसल यह उत्सव हर साल प्राचीन कलिंग, जो कि वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है, और बाली एवं दक्षिण, जो अन्य दक्षिण और दक्षिण पूर्वी देश हैं, एशियाई देश हैं, इनके क्षेत्रों में लगभग 2000 साल पुराने हमारे जो समुद्री व्यापार रहे हैं, हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, उन्हीं के दिन को, उसके आयोजन को यहाँ पर संदर्भित करने के लिए ही इस उत्सव को मनाया जाता है। यदि उत्सव की हम और खासियत की बात करें कि आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये हम देखें कि ये जो दक्षिण पूर्वी देशों में कौन से देश शामिल हैं, उसे हम आगे मैप के जरिए भी देखेंगे। तो इसमें शामिल है जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, वर्मा, जो कि वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, इसके बाद सीलोन, जिसे वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे उस समय, समुद्र के जरिए हमारा यहाँ पर व्यापार होता था, इसलिए देश काफी महत्वपूर्ण है। यदि यह पूछा जाए कि इन देशों के साथ हमारे किन चीजों का व्यापार होता था, तो उसमें चीजों में शामिल है काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, रेशम, कपूर, सोना और आभूषण। इनके जरिए यहाँ पर समुद्री व्यापार इन चीजों का यहाँ पर होता था। यदि इस उत्सव की बात करें कि यह कब मनाया जाता है, तो इसे अक्टूबर नवंबर के आसपास मनाया जाता है। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि इसे कार्तिक माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही, इस दिन ही यहाँ पर जो समुद्री नाविक थे, जो व्यापारी थे, समुद्री व्यापारी थे, जिन्होंने अपनी खास नावों को बनाया था, जिन्हें बोईता कहा जाता था, इन नावों के जरिए ये पहली बार यहाँ इसी दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही ये बाली के लिए रवाना हुए थे। तो इसलिए इसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इसकी महत्वता अपने आप में आप समझ सकते हैं कि इसे 1000 से भी अधिक वर्षों से यह पूरा जो उत्सव है वह प्रचलन में है। यदि बात करें कि इस क्षेत्र का आखिर इतना महत्व क्या है, तो दरअसल यह क्षेत्र यानी बंगाल की खाड़ी पहले बंदरगाह वाला क्षेत्र हुआ करता था। कलिंग या कटक वाला जो क्षेत्र है वहां पर कई बंदरगाह होते थे और उन्हीं के जरिए यहाँ पर व्यापार होता था, इसलिए यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण भी है। बाली यात्रा के ही संदर्भ में यदि कुछ अन्य तथ्यों की चर्चा करें हम, तो दरअसल अभी मैंने बात भी की कि यह इसी दिन दरअसल जो समुद्री व्यापारी होते थे, जिन्होंने अपनी नाव तैयार की थी, वे सभी समुद्री व्यापारी, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था, साधव। तो ये सभी समुद्री व्यापारी इसी दिन इंडोनेशियाई द्वीपों के लिए यहाँ पर व्यापार के लिए, या कहें कि समुद्री व्यापार के लिए यहाँ पर ये रवाना हुए थे, इसीलिए इन्हें इसी दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही इस उत्सव का शुभारंभ किया जाता है। ये जो साधव थे ये अपने आप में एक विशेष प्रकार की नाव बनाते थे, जिन्हें कहते थे बोईता। इन नावों की खासियत क्या होती थी कि ये नाव जो इनका जो ढांचा था वह तांबे से तैयार किया जाता था, और इन नावों की एक और बड़ी खासियत है कि इस नाव में लगभग 700 लोग या जानवर इसमें बैठ सकते थे। इतनी बड़ी बड़ी विशालकाय नाव इसमें बनाई जाती थी, क्योंकि उस समय कई चीजों का व्यापार होता था, आभूषण के साथ साथ जानवरों का भी व्यापार होता था। तो इसलिए इन विशाल नावों को क्या कहा जाता था, बोईता। तो ये जो नाविक थे जिन्हें साधव कहा जाता है, ये समुद्री व्यापारी जो होते थे, इनके जो ये नाविक थे, इनकी अपनी कला को यहाँ पर दर्शाने के लिए, इनकी कला को महत्वपूर्ण मानने के लिए कि इतनी विशाल जो नाव ये तैयार करते थे, उनकी अपनी खासियत थी, उनके पास कला था, तो इन कला को तवज्जो देने के लिए ही उड़ीसा के जो लोग हैं इस दिन यानी जब यह पूरा उत्सव मनाया जाता है, तो यहाँ पर कागज, केले के पत्ते, जिन्हें शोला पीठ कहा जाता है, तो यहाँ पर ये महिलाएं इनसे नाव बनाती थी और इनसे बनी हुई जो नाव है उनमें दिए जलाकर महानदी में तैराती थी। तो इसी दिन को, इनकी महत्वता को ही दर्शाने के लिए यह जो पूरा उत्सव है यह मनाया जाता है। तो इस दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति फिर पैदा हो जाती थी, ऐसी भौगोलिक स्थिति पैदा हो जाती थी, हवाओं की जो दिशा है वह नावों की अनुकूल हो जाती थी। इसीलिए ये इसी दिन यहाँ से रवाना होते थे, कहाँ? इंडोनेशियाई द्वीपों के लिए। इसीलिए इसे उत्सव के हिस्से के रूप में भी यहाँ पर मनाया जाता है।
तो महिलाओं के द्वारा या ओडिशी या भारतीय महिलाओं के द्वारा यह जो कागज और शोला पीठ की जो नाव बनाई जाती है, जिसमें दिए लेकर महानदी में यहाँ पर तैराया जाता है या विसर्जित किया जाता है, तो इस पूरे उत्सव है, इसे क्या कहा जाता है? बोईता बंदना। इसलिए यहाँ पर बाल यात्रा को कभी कभी वहाँ के क्षेत्रीय लोग बोईता बंदना के नाम से भी यहाँ पर कह देते हैं, या इस नाम से भी यहाँ पर इसे पुकारा जाता है। इस मेले को भी अन्य कई नामों से जाना जाता है, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि बात करें हम कलिंग साम्राज्य की, तो दरअसल कलिंग साम्राज्य का अपना समुद्री व्यापारिक इतिहास रहा है, और इसी इतिहास को त्योहार के रूप में यहाँ के लोग मनाते हैं, क्योंकि काफी समृद्ध जो समुद्री इतिहास था इनका। इसका एक नमूना आप देख भी सकते हैं कि इनके इतना अच्छा या इतना बढ़िया इनका समृद्ध इतिहास है समुद्र का, कि कालिदास ने रघुवंश में इस जो कलिंग के महाराजा हैं उन्हें समुद्रों का देवता कहा है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कलिंग साम्राज्य उस समय समुद्री व्यापारिक रूप से कितना समृद्ध रहा होगा। इसके साथ ही यदि बाल यात्रा के बारे में ही हम अन्य तथ्यों को देखें, तो इसकी विशेषताएं हमने देखी कि ये जो नाविक हैं इनकी प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए ही यहाँ पर छोटी छोटी नाव बनाई जाती हैं। इनकी प्रतिभा या को सम्मानित करने के लिए छोटी छोटी नाव बनाकर यहाँ पर विसर्जित किया जाता है, या कहें कि नदी में तैराया जाता है इन्हें। अब हम देखेंगे कि आखिर ये कलिंग साम्राज्य का अपना कौन सा व्यापारिक इतिहास रहा है, या कितना महत्वपूर्ण रहा है यह व्यापारिक लिहाज से। तो देखें, तो इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इसका अपना शानदार समुद्री इतिहास रहा है, क्योंकि व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध क्षेत्र था। यहाँ से विभिन्न दक्षिण पूर्व और दक्षिण देशों में व्यापार होता था, तो ये काफी रिच क्षेत्र होने की वजह से इसका अपना बेहतरीन इतिहास रहा है। इसकी भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी थी कि इस पूरे क्षेत्र में 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही बंदरगाहों का निर्माण होने लगा था, और जब बंदरगाहों का निर्माण होता है तो स्वाभाविक रूप से वहां पर जो व्यापार है या समुद्री व्यापार है वह काफी अच्छा होगा। जहां भी व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है उस पूरे क्षेत्र का विकास भी यहाँ पर अच्छा होता है। कलिंग वासियों की खासियत भी यहाँ पर बताई जा रही है कि जो कलिंग वासी थे, चूंकि यहाँ पर बंदरगाहों का निर्माण हो चुका था, तो यहाँ पर कलिंग वासी बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करते थे। उन देशों में शामिल थे श्रीलंका, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, बाली और बर्मा, जिसे अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी के साथ इनके अपने व्यापारिक संबंध थे। बंगाल की खाड़ी, जिसे अभी वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, इससे पहले कलिंग सागर के नाम से जाना जाता था। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब कलिंग साम्राज्य क्या इतना विस्तृत था कि बंगाल की खाड़ी को कलिंग सागर के नाम से जाना जाता था, और यह कलिंग के इन जहाजों से भरी होती थी। चूंकि जब कलिंग के जहाजों से यह पूरा क्षेत्र भरा होता था, इसीलिए इसे कलिंग सागर के नाम से जाना जाता था। यदि हम बात करें कि मैप में ये क्षेत्र कहाँ पर है, तो यह भारत का मैप है, जिसका दक्षिणी हिस्सा है, जिसमें कलिंग भारत के, आप देख पा रहे होंगे, इस वाले हिस्से में स्थित है, और इसी में है ये बंगाल की खाड़ी। जो दक्षिण हिस्से की मैंने बात की, उसमें यह भारत के दक्षिण हिस्से की बात कही है। यदि हम कलिंग के व्यापारिक संबंध के बारे में ही दूसरा मैप देखें, जिसमें किन देशों के साथ इसके अपने व्यापारिक संबंध थे, समुद्री संबंध थे, तो यह भारत का कलिंग वाला क्षेत्र, जिसमें आप देख सकते हैं सिलोन, जिसे अभी श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, वर्मा, चंपा, कमेल, मलेशिया और जावा और बाली के साथ इनका व्यापारिक संबंध था। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस उत्सव की यदि बात करें हम, तो इसका उत्सव का जो आयोजन है वह कौन करता है, तो हर वर्ष इसका आयोजन कटक जिला प्रशासन द्वारा, कटक नगर निगम निकाय द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही इसमें बहुत सारी अन्य सरकारी एजेंसियां भी सहयोग करती हैं, क्योंकि यह इतना बड़ा उत्सव है, इतने अच्छे संबंधों को यहाँ पर संदर्भित करता है। इस वजह से ये सभी निकाय आपस में मिलकर इसका यहाँ पर आयोजन करते हैं। इसके साथ यदि देखें कि इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो उड़ीसा के कटक में इसका आयोजन किया जाता है। यदि पूछा जाए कि किस नदी के तट पर इसका आयोजन किया जाता है, तो महानदी के तट पर इसका आयोजन किया जाता है, जहां पर विशालकाय मेला लगा होता है। यहाँ पर नृत्य, भोजन, सवारियां, संगीत आदि सभी चीजों का यहाँ पर पूरा आयोजन किया जाता है। बाली की यात्रा, जैसे कि हमने संदर्भित भी किया था कि यह ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही यह इस पूरे क्षेत्र के लिए, ओडिशा के लिए व्यापारिक इसका आयाम भी काफी महत्वपूर्ण देखा जाता है। क्यों इसका व्यापारिक आयाम इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस पूरे उत्सव में वहां के जो लोग हैं, वहां जो लोग रहते हैं, वे ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को भी काफी कम पैसे में यहाँ पर खरीद सकते हैं। यानी बाहर या तुलनात्मक रूप से जो उनकी रकम है, इस मेले में इनकी जो रकम है, इनकी जो कीमत है, वह थोड़ी सी
कम होती है। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसी मेले के जरिए इसे खरीदते थे, इसलिए आप मान सकते हैं कि ये उस पूरे क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है यह मेला या यह उत्सव। जो ये उत्सव है इसकी कुछ अन्य या खास विशेषताएं भी हैं। यदि बात करें कि इसमें जिला प्रशासन कैसे ऑर्गेनाइज करता है, तो जिला प्रशासन नीलामी के माध्यम से इसमें 1500 से भी अधिक स्टॉल आवंटित करता है। तो आप अनुमान लगाइए कि कितने विशाल क्षेत्र में यह फैला है। यदि 1500 स्टॉल है, इसका मतलब है कि काफी बड़ी भूमि यहाँ पर आवंटित की जाती है इस उत्सव के लिए। इस मेले को इस वर्ष के लिए लगभग 9 दिन की बात कही गई है कि जो मेला है 9 दिन यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपए से भी अधिक का कारोबार देखने को मिलेगा। यदि बात करें इस वर्ष आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो इस वर्ष ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर वर्ष जो ये आयोजन होता था उसमें लगभग 35 एकड़ की भूमि दी जाती थी, लेकिन इस वर्ष 85 एकड़ क्षेत्र इसके लिए आयोजित किया गया है। कटक अपने लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आसियान देशों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है व्यापार के लिहाज से, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन पिछले 2 वर्ष में कोरोना की वजह से यह आयोजन नहीं हो पाया 2020-21 में, तो काफी समय के बाद 2 वर्ष के बाद यह आयोजन किया जा रहा है। तो इस आयोजन को खास तरीके से बड़े पैमाने में इसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, जिसका हम नमूना देख सकते हैं कि 85 एकड़ में से यहाँ पर बनाया गया। चूंकि यह उत्सव नावों को लेकर किया जाने वाला उत्सव है और नाविकों की प्रतिभा को सम्मानित करने वाला उत्सव है, इसलिए इस उत्सव में इस वर्ष एक यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को इस वर्ष गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। क्या खासियत है इसकी कि इस वर्ष इसमें ओरिगेमी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ओरिगेमी तकनीक दरअसल कागज से सुंदर सुंदर आकृतियों को बनाने की तकनीक है, जिसमें यहाँ पर लगभग 2100 से अधिक छात्रों ने सिर्फ 35 मिनट में ही एक ही स्थान पर बैठकर 22,000 से अधिक यहाँ पर कागज की नावें बनाई हैं। तो चूंकि नावों को ही संदर्भित करता है, इसलिए यह इस बार काफी महत्वपूर्ण भी देखा गया है। तो हमने देखा कि इस बार यह काफी महत्वपूर्ण क्यों था यह पूरा उत्सव। अब हम देखेंगे पूरे सेशन पर आधारित हमारा आज का सवाल। तो सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन उड़ीसा की बालियात्रा उत्सव के बारे में सही है या है। कथन है, इस उत्सव का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। दूसरा, इसे कटक में कावेरी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। कूट है केवल 2, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों कथनों को ध्यान से पढ़िएगा। मिलते हैं कुछ नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।